अच्छा, पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपनी जो डिस्प्ले नेम्स हैं वो अपने पूरे नेम्स के साथ रखें। अब ये हुआवे P9 कोई नेम नहीं है, इसलिए मुझे अटेंडेंस लगाने में इश्यू होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एहतशाम हुसैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर कल ना करीबन लास्ट 15 से 20 मिनट पहले लाइट चली गई थी, तो मेरा ना वाईफाई भी ऑफ हो गया था, तो मैं अटेंडेंस भी नहीं लगा सका और क्लास भी ज्वाइन कर कोई सका। कोई बात नहीं, अटेंडेंस का तो मैं अभी ना आज देखता हूँ, मुझे लिस्टें मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, डोंट वरी। जी 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 बाकी सर। बाकी जो क्लास के वाले से चीज़ें रह गई हैं, उसमें फिर यही है कि आप जो रिकॉर्डिंग आप इनसे करें ना, कोऑर्डिनेट एजुकेशन वालों से, तो सर फिर ये आपको साथ जो साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे हमें? इसका नहीं मुझे पता, ये आपको एजुकेशन वाले ही बताएंगे, क्योंकि देखें फैकल्टी का ये मैटर नहीं है, हमने तो बस पढ़ा देना है। अब ये चूंकि टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा ये आपको उन्हीं से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको कोई बुक रिकमेंडेड नहीं करूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे जी नोट्स जी होंगे, जी सिर्फ जी उन्हीं से हमने प्रिपरेशन करनी है। जी तो जी। अगर खुद के जनरल नॉलेज के लिए, मतलब कोई सीखने के लिए कुछ आप बता दें कि ये वेबसाइट वगैरह या इधर से भी पढ़ सकते हैं, अगर ये ना समझ आए थोड़ा तो। सा थोड़ा सा मुझे टाइम दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा छठा सेशन है, तो जी जी सर। अब तक तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी सेशन में, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि सर मुझे आप बता दें कोई चीज़। तो कोशिश करते हैं जी कि जो मेरे नोट्स हैं, मैं अल्लाह के भरोसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह के भरोसे बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है जी। जी 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 सर। हाँ जी। तो मैंने इसको मैंने कोई 8-10 सोर्सेज से कंपाइल किया हुआ है, तो मे बी जिस सोर्स को मैं आप रिकमेंड करूँ वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड हो, तो फिर आपकी जी सर। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगी। ठीक है जी जी। सर। हाँ, तो मैंने जो कोर्स बैंक क्वेश्चन बैंक बना के दिया है ना, एमसीक्यू बैंक, जी ये सर। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, और इंशाल्लाह इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा वो इसके अलावा होंगे। जी सर। तो वो तकरीबन मेरे नोट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपने पढ़ना है जनरल नॉलेज के लिए, तो इंटरनेट खुला है जी, आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, लेकिन वो आप फिर ना डबल माइंडेड हो जाएंगे, वो ऐसे ना ही है। करें, इसको ना करें। आप, आपको इतना टाइम भी तो नहीं है ना, आप ये चीज़ें करें, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक जी है। सर। और अगर आपने पढ़ना ही है ना, तो आप कोर स्टैंडर्ड पढ़ें, ये जो इनका ओरिजिनल टेक्स्ट है ना स्टैंडर्ड्स का, जी वो जी पढ़ें। वो क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं समरी में एक्सप्लेन करूंगा जी सारा स्टैंडर्ड एक्सप्लेन, जी लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं ना, रीडिंग करते हैं, तो फिर आपको वो स्टैंडर्ड याद होता है, वो समझ आता है कि यार सर ने पढ़ाया था, तो हाँ यार ये बात इस तरीके से स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, तो सर ने ये पॉइंट समझाया था, सर ने ये, फॉर एग्जांपल मैं आपको रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस पढ़ाऊंगा, तो वो सर ने ये जो पॉइंट बताया था ना कि सरप्लस रियलाइज होता है, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है, तो हाँ यार ये पॉइंट इस तरीके से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। जी वो फिर सर। आपकी आपकी जो विजन है ना बढ़ होती है। आप स्टैंडर्ड्स का जो कोर स्टैंडर्ड है ना, जो आईएसबी ने इशू किए हुए हैं, वो जी जी आप डाउनलोड करें, वो भी आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जी वो सर। भी यहाँ पे एक शेयर फोल्डर में रख दूंगा, आप वही खोल थैंक के पढ़ सकते हैं। यस ठीक है। सर। तो मतलब सिर्फ ये बात है, और मैं हर दफा यही स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको जी जो सर। मटेरियल चाहिए होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक, उसका सोर्स, उसकी चीज कि वो कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, हार्ड कॉपी होगी तो बता दूंगा जी कि हार्ड कॉपी इसके पास पड़ी हुई है। ठीक है। जी सर। डोंट वरी। तो इसको क्लास को जरा रिदम में आने दें, 10-12 क्लासेस होने दें, 2-3 वीक गुजरेंगे ना, तो आपको जी आइडिया सर। हो जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं किसी और सोर्स की तरफ जाने की, ठीक हो इंशाल्लाह। गया सर। ठीक। सर हमारे अटेम्प्ट तो ये जून में नहीं ना होगी, जी जी। सितंबर में जाके होंगे हमारे, मेरा ये ख्याल है अगस्त अब के लास्ट में। ये अगस्त में होगी, या जुलाई के एंड में, या अगस्त के मिड में, मुझे इसका कंफर्म नहीं। आप कैलेंडर देखिए ना एकेडमिक, उसमें क्या डेट आ रही है, लेकिन अभी, ओके। हाँ, मई, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये
तकरीबन ये 3.5 महीने तो है हमारे पास इंशाल्लाह। जी सर। तो इंशाल्लाह ठीक है रोड सर। पर हो जाएगा कोर्स, इंशाल्लाह कोर्स कवर करवा देंगे आपका जी सर, ओके सर, इंशाल्लाह। तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जी, बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे आ जाएं। तो मीन टाइम ये जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करने को दिया था, मुझे उम्मीद है कि सबने किया होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अब डेली का काम डेली करने के जो है वो आदी हैं, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, उनको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल स्टेज के ऊपर तो वैसे भी फॉलो अप स्टूडेंट करता है, टीचर नहीं फॉलो अप करता। यहाँ पे स्टूडेंट बताता है, सर आपने ये काम दिया था, बताएं इसका सोल्यूशन क्या है। वो यूनिवर्सिटीज लेवल पे टीचर फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे मैं भी फॉलो करूंगा, लेकिन स्टूडेंट ज्यादा फॉलो करेगा जी यहाँ पे। तो कोई चीज मैं बाज़ औक़ात मैं जानबूझ के चीजें स्किप करूंगा जी, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जानबूझ के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, नोट्स में दिया होगा मैं स्किप कर जाऊंगा, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि यू आर टेकिंग इट एज और नॉट। वो फिर वो आपको चेक करना नहीं होगा, वो जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर विद मी, but the student has to be professional. So as a professional student, everything, any sentence that is being shown, that is being taught is important, क्योंकि वो ओवरऑल बिग पिक्चर का एक पार्ट है, और उसी से बिल्डिंग ब्लॉक जब बनेगा तो उसी से वो चीज़ कंप्लीट होती है। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ जी, तो आप अपना सोल्यूशन निकाल लें और इससे मैच करें। इफ़ यू हैव एनी question regarding this solution, then you can ask. Yeah, you can ask. This is the solution. और अपने पास मैच करें, 1-2 मिनट लगाएं, तो किसी का कोई अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर वो मुझसे टेली करें। अच्छा, अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने राइट साइड पे की हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ये एडजस्टिंग एंट्री इस तरह नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैच्योर्ड लेवल पे आ गए हैं। नाउ वी विल डायरेक्टली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो हम लेजर अकाउंट्स और कॉलमनर फॉर्म की बात करेंगे आज की क्लास में। इसको मैंने एक्सप्लेन भी करना है। जी जी, एनी अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी ना, जरा ये पढ़िएगा, 12 years फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। 12 years फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी वाज बेसिकली ये 12 मंथ नहीं आना था? हाँ 12 मंथ ही आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको 12 मंथ ही जी करें। सर, ऑब्वियसली ये 12 ऐसी, मंथ था। हाँ ये 12 मंथ ही है, बाकी सारा ओके। जी, मैं इसके रात को मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये 12 years जो है ना, और दूसरा वो डेट वाला आपने क्लियर कर दिया था, वैसे वो चूंकि उधर आ रहा था 1 अक्टूबर। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर जब मैंने सॉल्व किया ना इसको, तो फिर मैंने देख लिया था कि इसमें डेट का इशू है, वो जी मैंने सुबह सहरी के टाइम बता दिया था। थैंक यू। कोई नहीं, ये ह्यूमन, ये निशानी है जी कि हम भी इंसान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब और ये बड़ी ऐसी जस्ट गलतियां होती हैं कि क्लास के दौरान ही ना, मैं इवन के मैं अपने ना जब आपको नोट शेयर करूंगा ना, तो हर नोट्स के हर क्वेश्चन के एंड में ना आंसर दिया होता है। मैं आंसर लाजमी देता हूँ हर क्वेश्चन के एंड पे, ताकि जब आप दोबारा प्रैक्टिस करें तो उस आंसर को टैली करें। तो बात बिल्कुल ऐसा होता है कि वो आंसर जब मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूँ तो वो डिफरेंट आता है। वो आप बच्चे कहते हैं सर आपने तो गलत किया हुआ है, तो मैंने कहा यार ये गलत तो ठीक है, वो उस वक्त भी मैंने ही सॉल्व किया था, अभी भी मैंने किया है, तो देख लेते हैं किधर गलती है, वो चेक कर लेते हैं। तो इसको कोशिश तो बहरहाल यही होती है कि चीज़ें हो जाए सही। तो देखें ब्रॉडली आप लोगों का यही चीज़ें आ रही हैं, तो इसको मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था अभी, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है। कल हमने स्टॉप किया था, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और अब कोशिश सर करेंगे ये कि जरा सप्लाईज वाली जो एंट्री है ना, ये जरा थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। जी, सप्लाईज की एंट्री ऐसी है कि फिजिकल काउंट जब हुआ था ना, तो अनयूज सप्लाईज $1000 की पड़ी हुई हैं। तो जब आपने सप्लाईज परचेज की थी ना, तो देखिए 2500 से ये रिकॉर्ड है ऑलरेडी इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ईयर एंड पे इसकी फिजिकल काउंटिंग की गई है तो वो $1000 रह गई है। ठीक है, $1000 रह गई है। तो अब आपका मतलब ये है कि बाकी 1500 की एक्सपेंस आउट हो गई है। तो हमने फिर क्या किया कि 2500 में से 1500 को माइनस 1000 को माइनस किया, 1000 आएगा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 1000 को माइनस करें तो 1500 की जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, वो सप्लाई एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा।
और सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। इसको मैं यहाँ पे करेक्ट भी कर देता हूँ, दिस इज द करेक्शन। जी, क्योंकि देखें ना फिजिकल काउंट से हम कंपेयर करेंगे ना ये इस इन्वेंट्री को, इस सप्लाईज की इन्वेंट्री को, तो इट मींस कि रिमेनिंग जो है वो यूज हो गई है ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, अगर ऐसा होता तो हमने शुरू में सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होता, यानी हमने एंट्री पास की होती सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 2500 से, तो फिर हम यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सप्लाईज डेबिट और सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, तो रिजल्ट दोनों का सेम ही होता, लेजर बैलेंसेस दोनों के सेम ही होते। मतलब चाहे आप शुरू में एसेट रिकॉर्ड करें या चाहे शुरू में एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, अल्टीमेटली तो वो एडजस्ट होके रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। जी सर, एक क्वेश्चन और है। जी जी, ये इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की मतलब $40 जो है वाई, तो जब हम एडजस्टेड में इसको लिखेंगे तो हम डेप्रिसिएशन लेस करके नहीं लिखेंगे या इसको बुक इसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू से लिखेंगे? नहीं, ये हमारा अभी आपने आज हमने पढ़ना है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है एसेट को हम नहीं छेड़ते, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर हम वो वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक, क्योंकि अगर हम एसेट को उसको जब हम कॉस्ट भी रहने, जी जी बोले, उसको भी जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे फिर हम उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे लिखेंगे? नहीं, बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल करके। इंशाल्लाह ये ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आईएएस सिस्टम में जाके, लेकिन इसको ये समझ लें कि जब बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे तो हम कैरिंग वैल्यू पे रिपोर्ट करते हैं। कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी ठीक होगा, वो ऑटोमेटिकली नेट ही हो जाता है ना। जी जी सर। सीमाब, सर मुझे ना ये 6 वाली जो एडजस्टमेंट है ना, नॉट वाज साइन ऑन 1 दिसंबर, ये वाली जरा एक्सप्लेन अच्छा करना है। जी, ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चे सवाल करेंगे। जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं जी? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये PAL वाला होता है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट की का फार्मूला है। तो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल है, रेट हमें दिया हुआ है और टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो देखें जी, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹5,000 का, ठीक है जी, ₹5,000 का प्रिंसिपल है। ये देखेंगे, ये 5,000 का प्रिंसिपल है। रेट हमें दिया हुआ है 12%। और बेटा ये कितने टाइम गुजर गया है अभी कि ये फर्स्ट आपने आई थिंक साइन किया है 1 दिसंबर को साइन किया है ना, तो आज 31 दिसंबर है, तो अभी 1 महीना गुजरा है, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये मैंने अंदर किया भी हुआ है शायद इसके अंदर भी, हाँ जी ये किया भी हुआ है। ये इंटरेस्ट का फार्मूला यही होता है जी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और ये सिंपल इंटरेस्ट है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा लीजिंग में जाके, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने फाइनेंस पढ़ी भी होगी, क्योंकि अक्सर ने पढ़ी होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहरहाल ये सिंपल इंटरेस्ट है, और जब कहीं मेंशन नहीं ना होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं जी। और नॉर्मली नोट्स के ऊपर ना, क्योंकि नोट्स अगर डिफाइंड नहीं है तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि देयर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर उसके लिए फिर अलग शेड्यूल बनता है। वो इंशाल्लाह आपको मैं एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा और एक लीजिंग में भी वो एक शेड्यूल बनता है वो पढ़ाऊंगा जी। एनी क्वेश्चन अदर? जी क्विकली जरा मुझे फीडबैक दें, ताकि मैंने भी आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है जी, तो ओके सर कंटिन्यू करें। हाँ जी, हाँ जी, ये मुझे ज़रा रहेगी ना फीडबैक। तो देखें, अब इन टेक्नोलॉजी है, अभी क्लास से पहले अच्छा एक थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ठीक है, मुझे पता है आप लोग ऑफिस के अंदर हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो आप ऑफिशियल डीलिंग्स कर रहे हैं, कोई अगर फ़ोन कॉल किसी आती है तो आप अपने माइक को म्यूट रखें, क्योंकि ये चीज़ें सब रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो फिर वो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है बाज़ औक़ात।
तो प्लीज मेक श्योर इट। थैंक यू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम ये कल डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और क्विकली ज़रा मैं इस शीट को गो थ्रू करूँगा। बस हमने आज या मैक्सिमम कल आधा घंटा हमने इन बेसिक्स के ऊपर लगाना है, देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके जी। जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कल मैंने आई थिंक 2 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग शुरू के। हाँ जी। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज टू फोल्ड एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बड़ा आसान है जी, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है जी, फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट। ठीक है, तभी हम ड्युअलिटी को इंश्योर करते हैं। और ये डबल एंट्री अकाउंटिंग, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। और अब तो खैर ये अकाउंटिंग खैर कंप्यूटराइज्ड हो गई है, अब तो कंप्यूटर खुद ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डबल एंट्री की जो इक्वालिटी है वो इंश्योर होती है कि नहीं होती है। तो लेकिन बहरहाल ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इट इज ए ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए ना, एवरी रिसोर्स हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स। ठीक है, तो ये ड्युअलिटी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए ना, आप एसेट इंक्रीज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वो एसेट किसी ने इन्वेस्ट किया है, अगर आपने उधार लिया है तो उसका उधार वाले को भी रिकॉर्ड करो ना, और अगर आपने खुद इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट वाले की भी एंट्री पास करें। अगर आपने कैश से परचेज किया, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से परचेज किया है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्स भी आप यहाँ पे डालें, कैश को क्रेडिट करें। अगर आपने इक्विपमेंट को डेबिट किया तो कैश को क्रेडिट करें। ओके जी। तीसरा है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और अभी जो सवाल हुआ था कि हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट में यानी में से माइनस नहीं करेंगे, वो इसीलिए है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो बेसिकली लिखेंगे कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इसको हम कहते हैं दैट इज परचेज प्राइस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ना बात डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है, हम क्यों एसेट्स को, इवन कि अब आपको IAS 16 जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम एसेट्स की वैल्यू को चेंज भी करेंगे, तो वहां पे हम इस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहां पे डिफाइन करते हैं। वो जब हम रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो मैं आपको इस कॉस्ट प्रिंसिपल का हवाला दूंगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त अभी ये है कि जिस वैल्यू पे परचेज होता है ना कोई एसेट, उसी वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, इसकी लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये रिलायबल होती है, बिकॉज दो सेंटेंस लिखूंगा मैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव मींस के इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मौजूद है। ठीक है, जब आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया, आपने एसी परचेज किया, तो आपको ट्रेडर ने एक इनवॉइस इशू की है और उस इनवॉइस के ऊपर 50,000 55,000 की वैल्यू प्रिंटेड है, वो आपने एज एन एविडेंस रिकॉर्ड की है, वो आपके पास एविडेंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। जिस पे परचेज किया है वो ऑब्जेक्टिव होती है। अगर ऑडिटर आएगा आपसे पूछेगा भाई आपने 55,000 से इक्विपमेंट को डेबिट किया हुआ है, तो क्यों डेबिट किया है, तो आप उसके सामने वो इनवॉइस खोल के दिखा देंगे, देखिए जी ये इनवॉइस है, ये हमने पेमेंट की है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि ये वो कॉस्ट है जिसपे एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ये उसी की कॉस्ट है, ये उसकी 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 कॉस्ट इतनी ही है, क्योंकि 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई ना, एक पार्टी ने परचेज करना है, एक पार्टी ने सेल करना है, तो वो उस प्राइस, जब एक पार्टी ने परचेज करना है, एक पार्टी ने सेल करना है, तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि दोनों पार्टीज ट्रेड ऑफ करती है और एक इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आती हैं। वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो सेलर के लिए भी एक्सेप्टेबल होती है, बायर के लिए भी एक्सेप्टेबल होती है,
और ऐसी प्राइस जिसपे सेलर और बायर एक्सेप्टेबल आ जाए, वो उस एसेट की इक्विलिब्रियम या रिलायबल प्राइस होती है, और एसेट का हक है कि उस पर रिपोर्ट हो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट शुड बी रिपोर्टेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको परचेज प्राइस कहते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली ये फिक्स एसेट की के हवाले से होता है, क्योंकि फिक्स एसेट जो है ये जब आप रिपोर्ट करते हैं तो देखिए ना, करंट एसेट की तो 1 साल के अंदर अंदर वो यूज हो जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बिजनेस में आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई ऐसा परचेज प्राइस का वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, इसने साल साल आपके साथ रहना है। तो जब हम ये इंश्योर करवा देंगे ना कि हमारी जो वैल्यू है ये रिलायबल है, तो हम उस वैल्यू, क्योंकि देखें आईएसबी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाई ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके यूजर ने डिसीजन लेना है। तो अगर आप एसेट्स की वैल्यूज वो रिपोर्ट करेंगे जो रिलायबल नहीं है, तो यूजर का डिसीजन गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो यूजर का डिसीजन जब गलत हो जाएगा तो वो अपने रिसोर्सेज को गलत जगह पे एलोकेट कर देगा, ओवरऑल इकोनॉमी की एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही तो इंश्योर करना है ना कि एक जो डिसीजन मेकिंग है वो कहते हैं ना नॉलेजेबल, कहते हैं ना नॉलेजेबल डिसीजन हो, और एक कैलकुलेटेड डिसीजन होते हैं। तो कैलकुलेटेड डिसीजन, नॉलेजेबल डिसीजंस और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव होना जरूरी है। और इंफॉर्मेशन इफेक्टिव क्यों होगी, कब होगी? जब इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा कि जो एसेट्स हैं वो रिलायबल है, वो रिलायबल वैल्यू पे रिपोर्ट है, उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, ऑडिटर उस चीज को वेट करे कि भाई ये बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है, और जब ही तो शेयर होल्डर ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ के सेटिस्फाई होगा ना, पैसा उनका लगा हुआ है। तो ये चीजें कॉस्ट प्रिंसिपल आपको बताता है। अगला प्रिंसिपल है जी अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने कल की क्लास में बात की है कि बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। जब बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न है तो ये देखें बिजनेस की लाइफ लाइन ही कंटिन्यू है, ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है। लेकिन इस बिजनेस हमें ये भी तो चेक करना है ना कि हमारा बिजनेस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है, हमने बिजनेस के बारे में ये जज करना है कि भाई ये हमने जो प्लान बनाया था साल के शुरू में, हमने एक, अब देखें ना, आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके पास 1 लाख रुपया है, ये जरा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि जी 1 लाख रुपया बैंक में रखवा दें और आपको 10% हर साल मैं सूद का वर्ड यूज नहीं करूंगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपने किसी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, चले आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट में साल का ऑन एवरेज आना शुरू हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसी 1 लाख को आप एक कारोबार में इन्वेस्ट करें और आप कारोबार चलाएं। तो आप कारोबार कब चलाने पे राजी होगे? कि जब आपको 10% से ज्यादा कारोबार से रिटर्न मिले। भाई अगर आपको कारोबार में रिटर्न 10% से कम मिलेगा तो आप इतनी टेंशन क्यों लेंगे? आप कहेंगे यार छोड़ो कारोबार को, मैं तो 10 उधर इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहां से मुझे 10,000 रुपये महीना साल का आता रहेगा। लेकिन आपने कहा जी नहीं, कारोबार करते हैं, कारोबार से हो सकता है 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए साल का। तो आप का एक प्लान है ना जी कि आपने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो आपने जब इन्वेस्ट, फिर आपने ये बिजनेस चला लिया, अब आपने ये इंश्योर भी तो करना है ना कि मैं क्या वो अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड जो फाइनेंस के लोग पढ़ के आए हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैं अचीव कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। फिर आप डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, आप उसको फिर एनालाइज करते हैं कि जी हाँ नहीं, मैं पहले साल मेरा 12% रिटर्न आया, अगले साल फिर इवेलुएट किया तो मैंने 10 आ गया, फिर अगले नहीं यार अब 10 आ गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ और एफर्ट करनी चाहिए, फिर अगले साल 13 आ गया, आपने कहा ठीक है जी 13। तो आपने क्या करना है, आप करते क्या है कि बिजनेस की लाइफ को फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इक्वल लेंथ के अंदर डिवाइड करते हैं, इक्वल लेंथ के अंदर। ठीक है, ये इक्वल लेंथ का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ये लाइफ है, कंटिन्यू है। अब ये छोटा थोड़ा छोटा हो गया, ये इक्वल लेंथ। ठीक है, ये सब इक्वल है जी, और ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ठीक है, ये तीसरा पीरियड है, एंड सो ऑन। ठीक है, आप करते क्या? अच्छा, इक्वल लेंथ की भी एक लॉजिक है।
इक्वल लेंथ की लॉजिक ये है कि अगर ये पीरियड इक्वल नहीं होंगे तो एक पीरियड का दूसरे पीरियड से कंपैरिजन नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब आपका अगर पहला पीरियड 12 महीने का है, अगला पीरियड 6 महीने का है, तीसरा पीरियड 9 महीने का है, चौथा पीरियड 16 महीने का है, तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पीरियड टू पीरियड कंपैरेबल नहीं होगी। तो यू विल नॉट बी एबल टू ascertain that whether you are moving towards your target or not। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच बिजनेस चूजेस ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू कंप्लीट ए साइकिल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मंथली, ये एग्जांपल दी जा रही है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। ठीक है, ये जरूर करते हैं क्योंकि आपने परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। और जब मैं इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन का एक इंग्रेडिएंट कंपैरेबिलिटी भी है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंपैरेबल नहीं है तो you will not be able to assess the performance of the business। ठीक है जी, तो ये चीजें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप अपने बिजनेस में इंस्टॉल करें। क्लियर है जी? यस सर। ओके यस सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है जी कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये इसके ऊपर बहुत सारे जब हम स्टैंडर्ड्स आगे पढ़ेंगे तो हम आज को रेफर भी करेंगे, लेकिन यहां पे इसको समझाना जरूरी। किसी को पता है व्हाट इज प्रूडेंस एंड व्हाट इज कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे स्टैंडर्ड इसके ऊपर डेवलप्ड है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर कन्वर्टिज्म और जो प्रूडेंस है ये हमें ये सिखाते हैं कि मतलब अगर हमें फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो हमें अभी से इनकर करना होगा, और अगर मतलब इनकम आ रही है फ्यूचर में तो हमें उसको इनकर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लॉस को इनकर करनी चाहिए। गुड गुड, इसका बिल्कुल ठीक बताया जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका अगर स्टेटमेंट मैं लिखवाऊं आपको तो ये लिखिएगा कि एसेट्स and revenues cannot be overstated, liabilities and expenses can not be understated। और इसका और मीनिंग क्या? अच्छा, मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको कल ये बताया था कि रेवेन्यूज अल्टीमेटली एसेट्स में बिल्ड होंगे और एक्सपेंसेस जाके लायबिलिटीज में बिल्ड होती हैं। तो अगर मैं ये कहूं, अगर मैं इस सेंटेंस में से एसेट्स का वर्ड रिमूव कर दूं और लायबिलिटीज का वर्ड रिमूव कर दूं तो बचेगा क्या कि रेवेन्यूज कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। लेकिन मैं एक वर्ड और यहां पे डालता हूं, वो है एंटीसिपेटेड का, एंटीसिपेटेड। वी कैन नॉट एंटीसिपेट द रेवेन्यूज, वी कैन नॉट एंटीसिपेट द रेवेन्यूज, बट वी शुड एंटीसिपेट द एक्सपेंसेस, बट वी शुड anticipate the expenses and losses and ठीक है। प्रूडेंस कहता है कि जी, प्रूडेंस की जो डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखें ना तो वो कहते हैं एहतियात। ठीक है ना, बुरे के लिए तैयार रहना, इसको कहते हैं बुरे वक्त के लिए तैयार रहना। तो आप अगर आप एसेट्स को ओवरस्टेट कर लेंगे, जिससे आपने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं कि उन्होंने रेवेन्यू को गलत या ओवरस्टेट करके रिकॉग्नाइज किया, और ऐसा रेवेन्यू जो उन्होंने कमाया ही नहीं था वो उन्होंने एंटीसिपेट करके रिकॉर्ड कर लिया, और उसके अगेंस्ट वो किसी एसेट को नहीं डिफाइन कर पाए। भाई देखिए ना, अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो कोई एसेट भी तो बिल्ड हुआ होगा, वो उस एसेट को डिक्लेयर ही नहीं कर पाए ना, जिसकी वजह से वो कंपनीज क्या हुई हैं लॉन्ग टर्म में जाके, जैसे एनरॉन की एग्जांपल है, वर्ल्डकॉम की एग्जांपल है, ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई कंपनीज कि इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है IFRS 15, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। IFRS 15 इस पूरे एरिया को डील करता है, IFRS 15 रेवेन्यूज को डील करता है।
इसी मैटर को कि रेवेन्यूज कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, और उनको एंटिसिपेट नहीं करेंगे। रेवेन्यू रिकग्निशन के प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टैंडर्ड में, न्यू स्टैंडर्ड में। ये नया स्टैंडर्ड है जी, बिल्कुल। अब तो खैर थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ये न्यू प्रोनाउंसमेंट्स हैं। जबकि इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है कि एक्सपेंसेस को आप पहले से एस्टिमेट करेंगे। IAS 37 है इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं डेलिबरेटली ना यहाँ पे नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ये स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब आप फ्यूचर में जाके ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो पीछे जाके नोट्स में आपने ये लिखा हुआ होगा ना कि सर ने ये वाली बात पे IAS 37 का रेफरेंस दिया था। तो हाँ जी, ये वाली बात अब देखें, वो वाली बात जब हमने पढ़ी थी तो इसका रेफरेंस इससे कनेक्ट हो रहा है। जब हम इंशाल्लाह IAS 16 स्टार्ट करेंगे तो मैंने जगह जगह आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ रेफर भी करना है। देखें जी, ये वाला पॉइंट इस स्टैंडर्ड के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट इस स्टैंडर्ड के साथ डील हो रहा है। तो ये सारी बातें इसीलिए हमने शुरू में, और ये मैंने आपको आदत डालनी है रेवेन्यूज, ये जो स्टैंडर्ड्स के नाम याद करने की, ताकि जब भी आप एक मिनट, ताकि जब भी आप किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सप्लेन करें तो यू रेफर दैट स्टैंडर्ड। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि IAS 37 की ये प्रूडेंस के रिलेटिव है, ये रिपीट जी, कर देंगे? IAS 37 जो है ना, उसका है प्रोविजंस, कॉन्टिजेंसीज। प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसीज का मतलब ये होता है कि एक चीज अभी इकर नहीं ना हुई। मैं कोई एग्जांपल देता हूं, क्या इकर नहीं हुआ। नंबर 1 एग्जांपल देखें इसकी, पहली, दूसरी, इसकी एग्जांपल्स, बैड डेट एक्सपेंस, ये प्रूडेंस है जी। दूसरा, वारंटी एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस, ये प्रूडेंस है। अभी एक्सपेंस अंकर नहीं हुआ, अभी तो वारंटी हुई नहीं है, कस्टमर ने तो भी क्लेम ही नहीं किया, आपने क्यों इसकी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, वारंटी। तीसरा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की प्रोविजंस, अभी एम्प्लॉय रिटायर ही नहीं हुए, आप उसकी प्रोविजन क्रिएट कर रहे होते हैं। नंबर 4, टैक्सेशन, अभी तो इनकम टैक्स, अभी तो साल कंप्लीट ही नहीं हुआ, साल तो आज से 31 दिसंबर है, जून 30 में साल कंप्लीट होगा, लेकिन आप जून 30 तक का जो खर्चा होता है वो आप प्रोविजन तो करते हैं ना, उसकी मेंटेन करते हैं। तो IAS 37 कहता है कि भाई ये एक्सपेंसेस और लॉसेस होने हैं, बैड डेट्स होगा, हो सकता है, वारंटी क्लेम हो सकती है, एम्प्लॉय तो बेनिफिट्स तो होने हैं ना, टैक्सेशन होनी है, तो आप इनको प्रोवाइड करो, इनकी पहले से प्रोविजन मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो ये IAS 37 हमें कहता है ये एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस है, इसमें कोई रेवेन्यू नहीं है। यानी कि सिंपली हम सर ये कह सकते हैं कि ये जो IAS 37 है ये प्रोविजंस के रिलेटिव है, इनके हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल, प्रूडेंस, प्रूडेंस ही तो कहता है कि आप ये सारे एंटिसिपेट करें। प्रोविजंस, ये प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट प्रूडेंस से रिलेट करता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ये दूसरा IFRS 15 आपने इसको भी रिपीट कर दिया जी, IFRS 15 रेवेन्यू के हवाले से है, ये पूरे स्टैंडर्ड हमने पढ़ने हैं, ये इसके ऊपर 2-2 3-3 क्लासेस हर स्टैंडर्ड पे लगनी है जी, ये डोंट वरी, ये बहुत डिटेल से हमने पढ़नी थी सारी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे नाम क्यों बता रहा होता हूँ कि आपके पास ये प्रिंटेड पड़े होंगे ये चीजें सारी, आपके पास हार्ड कॉपी, और मैंने आपको बताया था कि मेरे जो नोट्स हैं ये सब्स्टिट्यूट नहीं है लेक्चर्स का, मेरे नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको टाइम पे लिखवाऊंगा, तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसके ऊपर आप पेन से इन चीजों को लिखें। ठीक है, और ये मैं हर सेशन के अंदर ये बच्चों को कहता हूँ कि आप ये अपने पास लिखेंगे, अपने हाथ से लिखा हुआ जो आपका पॉइंट होगा ना वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये जरूर अपनी प्रैक्टिस बनाएं, इनकी अपने हार्ड कॉपी रखें, और मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में या बल्कि आज शाम को ही अगले वीक के तमाम नोट्स आपको भिजवा दूंगा मैं, ताकि आप उनका प्रिंट आउट इजीली निकाल लें। किसी को अगर प्रिंट आउट में इशू है तो वो वहीद वाले के पास चला जाए, वहीद वाले के पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जाके सर ये निकाल। प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे मैं करना चाहता था कि जब अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है लेक्चर्स, तो जो प्रीवियस तो आपके लेक्चर जो हो गए हैं तो उसके बारे में कोई उसका ये है कि, तो दोबारा बता दूं कि रिकॉर्डिंग जो है वो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले लें, और दूसरा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो उसमें मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया हुआ है, ये शेयर फोल्डर मैं अब चूंकि शुरू की क्लासेस हैं तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ जी, कि ये है जी शेयर फोल्डर मेरा। इस शेयर फोल्डर के अंदर ये गूगल ड्राइव का शेयर फोल्डर है, जो भी
पॉइंट्स। अच्छा मैंने अब सीरियलिंग कर दी है। सीरियलिंग का मतलब ये है कि इसी सीक्वेंस में ये लोड हो रहा है। ये यानी ये जो एमसीक्यू बैंक है ये 001 है, तो ये पहले लोड हुआ है, फिर ये उसके बाद मैंने ये लोड किया है, फिर ये लोड हुआ है, फिर ये। अब देखें कल मैंने ये एडिशनल एमसीक्यूज लोड किए हैं, फिर आज मैंने ये आईएफआरएस के कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ये अभी आपने, अच्छा जो चीजें मैं आपको बताऊं नहीं ना, आपने उसको अभी नहीं रेफर करना। उसका रीजन ये होता है कि मैं ये चीजें अपलोड इसलिए करता हूं कि आप इनका प्रिंट आउट निकाल के ना अपने पास रख लें, ठीक है। जो प्रिंट आउट, इनको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कब है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बात चीजें ऐसी होंगी कि मैं अपलोड पहले से कर दूंगा। मैंने आज इंशाल्लाह आपको 7वां हैंडआउट भी इशू कर देना है चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमारा जो सिलेबस का पहला एरिया है बहुत बड़ा, उसको हमने कवर करना है। तो वो आपको इसलिए मैं भेजूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तो ये शेयर्ड फोल्डर का लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ी दफा शेयर भी किया हुआ है। जो लोग हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं वो जो हमारे सीआर है नाजिम साहब, उनसे राब्ता करके ना उसके अंदर ऐड हो जाए और उनसे वो लिंक ले लें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। अच्छा ये एक्सक्यूज मी जब, सर, जी 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 सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी सर ये जो जिस तरह से आपने मुझे बताया रेवेन्यू का IFRS 15 रेवेन्यू है और आपने जी इसमें कहा रेवेन्यू कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, लेकिन सर जब हम अपना रेवेन्यू बेस कर रहे होते हैं तो हम उसको बजट पे बेस कर रहे होते हैं, हम लोग बजटिंग करते हैं। अच्छा बजट में हम देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हम मंथ वाइज उसकी बजटिंग कर लेते हैं, एलोकेट कर लेते हैं। तो सर जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड और दूसरी तरफ फिर हम रेवेन्यू को मतलब एक उस लेवल पे लेकर आते हैं कि बजट बनाएंगे, बजट के लिहाज से हम अपने रेवेन्यू को मैच करते हैं कि हमारे अचीव हुआ या नहीं, क्या ये फिर ठीक है या नहीं है? अच्छा, इस सवाल का ना जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मैंने आपको याद है आपको मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, उसकी डिफरेंस जी बताए थे, सर। ठीक है। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थी, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। ये जो रेवेन्यू को एंटीसिपेट करना, रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करना, ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग का एरिया है। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। इसमें इवेंट्स हैपन होंगे तो हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो वो जो आप रेवेन्यू एस्टिमेट वो बिल्कुल करेंगे आप, लेकिन वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग के तहत करेंगे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर इसी बात से रिलेटेड ना मैंने एक जगह पे प्रूडेंस में वो ये बता रहा था कि अगर आपकी रेवेन्यू के चांसेस यानी कि आप प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि अगर इट इज मोर देन 50% तो यू मे रिकॉर्ड इट, कि वो जो अच्छा एंटिसिपेटेड रेवेन्यू है ना, कि प्रूडेंसी ये आपको लीड करती है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 15% से ज्यादा है कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या? एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, देखें रेवेन्यू को अगर आप इस बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे कि 50% चांस है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड तो लोग उस वक्त करते हैं जब इनवाइस इशू हो जाती है, राइट टू रिसीव कैश इस्टेब्लिश होता है। और मैं बताऊं आपको, रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव कैश इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जब आपका राइट टू रिसीव कैश इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इसके ऊपर जब IFRS 15 में हम चले जाएंगे, थोड़ी सी बात आगे चली जाएगी, मैं इसको टच नहीं करना चाहता। उसके अंदर 5 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। 5 स्टेप के अंदर कुछ सब कंडीशंस भी हैं कि ये कंडीशन पूरी होगी तो आपका राइट टू रिसीव कैश इस्टेब्लिश कंसीडर किया जाएगा। स्पेसिफिक कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं स्टैंडर्ड ने कि भाई ये काम है, ये काम होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आप कर सकते हैं, वरना यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। ऑडिटर को क्या जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। आप तो चले 50% चांस के ऊपर जस्टिफाई करके अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन ऑडिटर को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि रेवेन्यू आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग का स्पेसिफिक क्राइटेरिया डेवलप हो चुका हुआ है, स्पेसिफिक रूल बेस स्टैंडर्ड आ चुका है, ठीक है। वो इंशाल्लाह उसके बाद डिस्कस करेंगे, वहां जाके इसके ऊपर डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ आप इस पर ये समझें कि रेवेन्यूज कैन नॉट बी overstated, means cannot be anticipated. You cannot record, you cannot recognize the revenues just on the basis कि आपको आने वाले दिनों में इसको वसूल होने का चांस है। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप अगले महीने आपने गुड्स सेल करनी है और उससे प्रॉफिट आएगा,
तो अभी आपने गुड्स सेल ही नहीं किए हैं और आपको चूंकि कंफर्म, जैसे ये बेटी ने सवाल किया कि जी वो अगले महीने का तो हमें प्लान तो पता है ना कि इतनी प्रोडक्ट हमें सेल करनी है, तो अगले महीने हम ऐसा करते हैं, वो ये प्रोडक्ट का रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्सपेंस और सॉरी इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपनी फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट कर लेते हैं। पता लगा जी अगले ये हुआ ये कि अगले दिन क्या हुआ, कोरोना आ गया और सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। वो जो सेल होनी थी अगले महीने आपने रिकॉर्ड की थी, वो सारी की सारी अब नल एंड वाइड हो गई। ठीक है, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट आप नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो सेल्स में एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, प्रोडक्ट आपने एक्सटर्नल पार्टी को सेल करनी है, रेवेन्यू के लिए एक्सटर्नल पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना आपको, और एक्सटर्नल पार्टी आपके कॉन्ट्रैक्ट इख्तियार में नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट एंटिसिपेट द रेवेन्यू। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज और है सर। जी जी सर, ये जो क्रेडिट टर्म होती है, मतलब जिसपे हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, मतलब हम 210 एंड 30 पे परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो हम मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो डेटर है वो हमें पहले पैसे देगा तो हम ये डिस्काउंट उसको दे सकते हैं, या हम पहले पे करेंगे तो हमें ये डिस्काउंट मिल सकता है, हम अवेल कर सकते हैं। सर ये कहाँ लाया करेगा? ये पहली बात तो ये है कि ये डिस्काउंट ना तो रेवेन्यू है ना एक्सपेंस है। मिलने वाला डिस्काउंट रेवेन्यू नहीं है, दिया जाने वाला डिस्काउंट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी, एक्सपेंस नहीं है, बिल्कुल। ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये भाई ने जो बात की अभी वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स में हमने पढ़ा था एफएफए में सर। तो वो जो है ना वर्चुअली सर्टन वाला है, प्रोबेबल है, पॉसिबल है और रिवॉर्ड वाली बात इन्होंने की कि मतलब अगर वर्चुअली सर्टन होगा तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर प्रोबेबल होगा तो मतलब फिर भी करना चाहिए। अच्छा, पॉसिबल रिमोट वो वाली बात की थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं गुजारिश करूंगा कि क्योंकि बाकी हमारे साथियों ने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, ये चीजें बिल्कुल हमने पढ़ानी है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी कि ये चीजें जब स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पे रिलेट करूंगा, मैंने इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र कर दिया था। तो बाकी हमारे स्टैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन से आए हुए हैं तो उन्होंने ये वर्ड्स नहीं सुने हुए, तो थोड़ा सा आपसे जरा सब्र के लिए या थोड़ा सा वेट आप कर लें। ठीक है जी, जज़ाक। मैं असल में एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन फिर बाकी लोग फिर वो कहेंगे जी वो तो 11,000 फीट की बुलंदी से चला गया, ऊपर नजर ही नहीं आया। ये आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम कलेक्टिवली जब ग्रुप में बैठे ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि वी आर एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, तो हम लेके चलें। ये जरूर ये बातें हमने डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। जब IAS 37 पढ़ेंगे वहां पूरा ग्रिड बनाएंगे कि ये इस लेवल पे ये चीज वर्चुअली सर्टेन है, यहाँ पे रिमोट है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे प्रोबेबल है, यहाँ पे सर्टेन है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है। ये पूरा ग्रिड बनता है और उस ग्रिड में फिर हम जब फॉल करवाते हैं ना इवेंट्स को, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं ये रिकॉर्ड होना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। एनी अदर कमेंट? नो सर। ओके गुड, चलें जी आगे चलते हैं जी। कंसिस्टेंसी कहते हैं यकसानियत को लेकिन यहाँ पे भी ना इसको जरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंसिस्टेंसी कहते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अनड्यू चेंज ना किया जाए, यानी बिला सुबह उठे हैं आपका दिल किया तो जी इसको चेंज कर दें। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो आप तब्दील ना करें। यू शुड नॉट चेंज दी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह IAS 8। ठीक है, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने आज आपको एक क्वेश्चन करवाना है न्यूमेरिकल और मैं वहां पे आपको स्टैंडर्ड्स से लिंक करवाऊंगा इंशाल्लाह। IAS 8 हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड एरर्स। ये पूरा स्टैंडर्ड है जी जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी को ये डील करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करनी है तो कब करनी है, उस अगर चेंज एस्टिमेट करना है तो क्यों करना है, क्या कंडीशंस आप पूरी करेंगे तो आप यू कैन चेंज, और अगर आप चेंज करते हैं तो अब आपको क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, ये पूरा हम यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जनरली अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड should not be changed from
पीरियड टू पीरियड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंपेरेबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए जी, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ये जो हमारे एमएस किए हुए 2-3 स्टूडेंट हैं, ये उस चीज को बड़ा अच्छा से जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज में ये होता है कि टाइम सीरीज मींस के एक पीरियड से दूसरे पीरियड आपकी कंपैरेबिलिटी इंश्योर रहती है अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं। वो देखिए ना, अगर आप अपने आज और पिछले सालों में सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हुए आ रहे हैं इन्वेंट्री की, तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कंपेरेबल रहेगी, ग्रॉस प्रॉफिट कंपेरेबल रहेगा ना जी आपका, कि मैं इसलिए ये परसेंटेज मेरी 25% है, पिछले महीने 23% थी, उसके बाद मेरी 26% थी। अगर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर द इन्वेंट्रीज में तब्दीली करते रहेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो फिर आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, वो फिर पिछले पीरियड से कंपेरेबल नहीं ना रहेगा। तो फिर अगर हो सकता है कि जो आप कंपैरिजन करके इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से इंप्रूवमेंट आ रही हो, ठीक है, तो आपको लगेगा जी शायद मैं बिजनेस इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया। तो आप तो गलत डिसीजन ले लोगे बिजनेस की बुनियाद के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 है जी क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी कंपैरिजन रहते हैं। यानी आप क्या करते हैं, अगर आप लेट सपोज आप ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज में, एक बड़ा ग्रुप है, एटलस ग्रुप है, और उसके नीचे एटलस इंश्योरेंस भी है, एटलस बैटरी भी है, एटलस कार्स भी है, ठीक है, एटलस पावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, एटलस पावर भी है, होंडा एटलस कार्स भी है। अब हर कंपनी के अंदर वो डिफरेंट अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो वो अक्रॉस सब्सिडियरीज कैसे डाटा का कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि हमारी कौन सी सब्सिडियरी कितना परफॉर्म कर रही है। तो आप क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन के लिए भी आप क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट रखते हैं, ओवर दी एंटिटीज भी कंसिस्टेंट रखते हैं। और अगर आपने किसी दूसरी एंटिटी के साथ कंपैरिजन करना होता है तो आप पहले ये इंश्योर करते हैं कि उसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हार्मोनी है कि नहीं है। अगर नहीं हार्मोनी होती तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। देखिए रेशियोज कंप्यूट करते हैं ना आप, तो रेशियोज कंप्यूट करने से पहले आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को देखते हैं, ये नोट्स टू दी अकाउंट जाके पढ़ते हैं कि भाई इस कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्री की फॉलो की हुई है FIFO, इस कंपनी ने एवरेज की फॉलो की हुई है। तो हम पहले इन दोनों को पहले हार्मोनाइज तो करें, फिर हम रेशियोज कंप्यूट करेंगे, ताकि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल बेसिस पे हो सके, ठीक है ना जी। तो ये कंसिस्टेंसी की बातें सारी, लेकिन बहरहाल ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी तब्दील ही नहीं हो सकता। तब्दील करने के लिए भी कोई लॉजिक होगी, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हाँ तब्दील करें, लेकिन तब्दीली की कोई प्रॉपर लॉजिक या रैशनल होना चाहिए कि आप उसको तब्दील कर रहे हैं जी। सर टाइम सीरीज दोबारा बता दें सर। टाइम सीरीज मींस वन पीरियड टू अनदर। चले मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। टाइम सीरीज का मतलब ये है 2020 वर्सेस 2019 वर्सेस 2018 and so on. Cross sectional means A limited versus B limited versus C limited, ठीक है जी, ओके जी, जी सर ओके। मटीरियलिटी नेक्स्ट है जी। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी आप लोगों ने ऑडिट के अंदर भी पढ़ा होगा, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी इसका बड़ा एक रोल है, और कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर मटीरियलिटी को बड़ा डिफाइन किया जाता है और डिस्कस किया जाता है। तो मटीरियलिटी का कंसेप्ट ये है कि एन आइटम इज मटीरियल, ये लिखिएगा जरा अपने पास, ये मैंने डेलिबरेटली नहीं यहाँ पे लिखा, मैं आपको लिखवाता हूँ। एन आइटम इज मटीरियल। अब आइटम में वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, और एक्सपेंस भी हो सकता है। अच्छा मैंने जब पेयर्स की बात की थी ना कल, एसेट और रेवेन्यू की और लायबिलिटी और एक्सपेंस की, ये पेयर की बात की थी ना, ये 4 आइटम मैंने गिनवाए। तो एक सवाल यहाँ पे होना चाहिए था, सर इक्विटी किधर गई है, इक्विटी को आपने क्यों नहीं काउंट किया?
ये सवाल अभी मैंने अनआंसर्ड छोड़ा हुआ है, तो इसको जरा मैं जब मैं फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे आंसर करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी वजह से इसको आंसर ना कर सकूं ना, तो कोई स्टूडेंट मुझे रिमाइंड कर दे, सर वो इक्विटी को जरा डिफाइन कर दे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आंसर हो जाएगा ये सवाल। बेसिकली इक्विटी कोई आइटम नहीं है, आइटम ये 4 ही है। इक्विटी आइटम जबरदस्ती का है, ठीक है, वो इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि क्या वजह है। एन आइटम मी मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं यहाँ पे, बाद में ये इम्प्लाइड कंसीडर होगा, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। आइटम में ये 4 चीजें कवर होती हैं। इज मटीरियल इफ ओमिशन और मिस स्टेटमेंट could influence the decision। ये जी मटीरियलिटी की डेफिनेशन है कि an item is material if its omission or misstatement could influence the decision। बस इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन ये आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड्स के अंदर होता रहेगा। इसको मैं इलेबोरेट थोड़ा कर देता हूं कि एक आइटम मटेरियल कब कंसिडर होगा, जब उसका छोड़ देना या ना बयान करना या गलत बयान करना डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट हो जाए। अगर उस आइटम के छोड़ देने से या छोटे मोटे एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन पे, तो वो इमटेरियल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल आइटम्स जो है वो सारे के सारे रिपोर्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मटेरियलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कोई थ्रेशहोल्ड नहीं डिफाइन है। अक्सर लोग कहते हैं सर मटेरियलिटी का लिमिट क्या है, मटेरियलिटी का लेवल जो होता है वो डिफाइन ऑडिटर जाके करता है। ये कंपनी टू कंपनी साइज के हिसाब से और नेचर के हिसाब से वेरी करता है। अगर एक बड़ी कंपनी है उसके लिए मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट होगा, छोटी कंपनी है तो उसके लिए डिफरेंट होगा। 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया यूनिलीवर के लिए शायद इमटेरियल हो, लेकिन जो आपके कोने पे पान शॉप है इसके लिए मटेरियल है, क्योंकि उसकी पूरे दिन की सेल शायद 1500-1000 हो, ठीक है, लेकिन यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो इमटेरियल अमाउंट है। तो एक यहाँ पे मैं ज़िमनन बात अक्सर करता होता हूँ, एक स्टैंडर्ड है जी ऑडिटिंग के अंदर ISA 315, ठीक है, इसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट and assessing the risk of material misstatement, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड उसका नाम देख लीजिएगा, मटेरियलिटी के ऊपर भी ISA आई थिंक देख लीजिएगा, मुझे नंबर नहीं याद, वो नंबर आप देख लीजिएगा, वो मटेरियलिटी के ऊपर भी है, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जाके ना आप क्विकली टाइम मिले ना तो आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ये आपको बड़ा अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने में, खासतौर पे ये 315 वाला स्टैंडर्ड है ना ISA का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये जरूर आप पढ़ें, क्योंकि ये एक कहानी की तरह अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा। इसमें आपको ये पता लगेगा कि जब ऑडिटर एक कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो करता क्या है शुरू में जाके, वो शुरू के 10-15 दिन करता क्या है, वो आपने देखा होगा कि शुरू के 5-6 दिन वो कुछ भी नहीं काम, वो जस्ट वो कंप्यूटर में कुछ एंट्री वगैरह या डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ये वाला काम वो कर रहे होते हैं कि इस कंपनी का मटीरियलिटी लेवल क्या है, हमें इस कंपनी का रिस्क लेवल क्या है, ये कंपनी कितनी रिस्की है, इस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कितने वीक हैं, हमारा ऑडिट का स्कोप क्या होना चाहिए। ये चीजें भी आप अभी यहाँ से आहिस्ता पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका ये जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएं, वहाँ पे स्टेज SL 1-2 में जाएं, तो वहाँ पे आप ये चीजें ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ मैच करें। नेक्स्ट
एक्सक्यूज मी सर, ये जी स्टैंडर्ड कहाँ पे होंगे? ये गूगल जाएं आप, लिखें आपको आ जाएगा एवरीथिंग इन द ओके। गूगल। यही सारा नाम जाके गूगल पे लिखें, आपको एज इट PDF फाइल आ जाएगी, वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, जो हमें हमारे स्टैंडर्ड्स है ना IFRS, वो मैं आपको शेयर फोल्डर में ना रख दूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको सारे ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि कुछ चीज छुपाए ना जी, सब कुछ बता दें, सच सच बता दें, सब कुछ बता दें, और जैसा है वैसा बता दें, सब कुछ बता दें। ठीक है जी, ये मतलब है इसका। क्यों? इसलिए कि अगले ने फैसला करना है, अगले ने अपनी मेहनत की कमाई आप में इन्वेस्ट करनी है। उसने पता नहीं किस तरीके से वो पैसे कमाए होंगे, वो आप अगर कोई चीज छुपा लेंगे और उस बेचारे को उस छुपाने में से कुछ नुकसान हो गया, अगर वो चीज उसको पता होती तो वो आपके पास इन्वेस्ट कभी ना करता। वो चीज उसको आपने चूंकि बताई नहीं है उस बेचारे ने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अब तो तबाह हो गया। तो ये चीज ना करें जी, सच सच बताएं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें सारे प्रिंसिपल वो हैं जो हमें इस्लाम सिखाता है। हर चीज कंसिस्टेंट रहें, यानी मुस्तकिल मिजाज रहें, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। सारी बातें इस्लाम से अगर आप देखें ना, तो अगर आप अपने इस्लाम को ही बिजनेस में इम्प्लीमेंट किए, सारे प्रिंसिपल इस्लाम से ही बनाए गए हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें हर चीज एक एक चीज उन्होंने कॉपी पेस्ट ही की हुई है। ये अकाउंटिंग कोई खुद से प्रिंसिपल नहीं उन्होंने बना ली है, ये हमारे दीन इस्लाम के ही प्रिंसिपल्स को उन्होंने एक जरा दूसरा नाम दे के, अब ये फुल डिस्क्लोजर हर चीज बता दें। वो कहते हैं ना जी कि प्रोडक्ट फरोख्त करने से पहले सच्चाई, उसकी उसकी अच्छाई ना बताओ, उसकी बुराई बताओ कि भाई इसमें ये खराबी है, ताकि अगले वाले ने अपनी मेहनत की कमाई की खर्च करके वो चीज खरीदनी है आपसे। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर ये प्रिंसिपल, वैसे तो ये प्रिंसिपल होना नहीं चाहिए, ये तो एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर बना दिया कि लो जी शायद कोई बंदा इसको प्रिंसिपल मान के फॉलो कर ले। एथिकल प्रैक्टिस तो चलो पीछे रह गई, चलो प्रिंसिपल समझ के कोई इसको फॉलो कर ले, चलो कर तो लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट जो कि बहरहाल मुझे बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए भी अर्ली इस क्लासेस में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अभी ये चीज़ें नहीं डिस्कस की होती, लेकिन बहरहाल कुछ लोग अर्ली स्टडीज से आए हैं वो जानते होंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, बेसिकली ये सब्सटेंस जो है ना, ये है इकोनॉमिक सब्सटेंस, ये है इकोनॉमिक सब्सटेंस, और ये जो फॉर्म है ना, ये है लीगल फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है, मैं यहां सेंटेंस लिखने लगा हूं कि इकोनॉमिक रियलिटी हैज ए प्रायोरिटी ओवर लीगल फॉर्म। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक रियलिटी की बुनियाद के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा, लीगल फॉर्म की बुनियाद पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी अजीब सी बात है। आप कहेंगे सर मैं एक एसेट का ऑनर हूं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता उसको, बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर, आप ऑनर होते हुए भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर उसका इकोनॉमिक सब्सटेंस कुछ और है, आप लीगल फॉर्म होते हुए भी उस एसेट को बुक्स में से रिमूव कर देंगे। इसके ऊपर स्टैंडर्ड है जी IFRS 16 लीजिंग का स्टैंडर्ड, जो अब नया स्टैंडर्ड इशू हुआ है IFRS 16, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर हुआ है। लीजेस पूरा का पूरा पैराडिम शिफ्ट हो गया है जी लीज अकाउंटिंग के अंदर, इस प्रिंसिपल की वजह से। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको जब फ्रेमवर्क में जाऊंगा, एसेट की डेफिनेशन तब्दील हो गई है जी। एसेट की डेफिनेशन ये नहीं है कि व्हाट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, ये एसेट। अच्छा बेटा अजान यहाँ पे हो रही है, तो मैं जरा 2 मिनट वेट करूंगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, तो मैं डिस्कस कर रहा था ओके तो मैं बात कर रहा था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एप्लीकेशन के बाद जो एसेट है वो हमारे जमाने में पहले करते थे कि एसेट क्या है, व्हाट इज ओन्ड, ये था ना जी एसेट, व्हाट इज ओन्ड बाय द बिजनेस। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बाद ये जो ओन्ड का वर्ड है ये डिलीट हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। ठीक है जी, ये कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है आप जानते हैं, वो एसेट जिस पे इख्तियार है, एक वो चीज जिस पे कंपनी का इख्तियार है, चाहे वो ओनरशिप की वजह से है या किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, आपके लिए वो एसेट है। गो कि आप उसके ऑनर नहीं हैं लेकिन आपके पास उसका कंट्रोल है, कंट्रोल फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लीज। देखें जी, लीज में क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको जो क्लासिक एग्जांपल वो ये है कि मिस्टर ए ने एक कार परचेज की, जरा सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए ने कार परचेज की 20 लाख रुपए की और उसकी लाइफ 20 साल है। ठीक है, उसी वक्त उसने अपने नाम ट्रांसफर करवाया, मिस्टर ए इज द ओनर। ठीक है, उसी वक्त मिस्टर ए ने 20 साल के लिए वो गाड़ी मिस्टर बी को रेंट पे दे दी, 20 साल के लिए रेंट पे दे दी, लाइफ भी 20 साल है और 20 साल की रेंट पे दे दी। इसके लिए अब मुझे बताइए कि इस वक्त इस ट्रांजैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्चुअली जो बी है वो ओनर है, वो बी है वो उसके लिए एसेट है, ए के लिए वो एसेट नहीं है। ए के लिए वो सिंपल एक राइट टू रिसीव कैश है, वो एसेट के जो बेनिफिट है वो रिकॉर्ड करेगा बी, ए रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये लीजिंग में इंशाल्लाह हम जाके डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आपको इसका मैंने आइडिया दे दिया है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहलाता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन देयर इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक सब्सटेंस। ठीक है, और एक लास्ट जो पॉइंट है वो यहाँ मैंने एक रखा हुआ है कि ये जो सब बातें हैं कि हमने इन तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक कंपनी को इसकी कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी होती है कि हमने ये रूल फॉलो करके
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है। इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा आगे रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये एनुअल रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स भी मैं रिव्यू करवाऊंगा इंशाल्लाह। चूँकि हमारा थोड़ा सा सिलेबस अब रिटर्न से थोड़ा हट के कंप्यूटर बेस पे चला गया है, लिहाजा हम जो है वो इसको अब अकॉर्डिंगली लिखेंगे। आप इसको देखें और मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर। ओके जी, अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद ये एक्सरसाइज पे जाएंगे। हाँ जी, ये अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे हम जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1 ये आपके सामने मैंने रखी है, तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं और यू विल सी के क्या है। ये जो टॉपिक है जी, ये आर्टिकुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसको पहले सॉल्व करने से पहले ये मैंने एक आपके सामने ये एक छोटी सी ग्राफिक रखी है, इसको जरा पहले समझते हैं ये क्या है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन कहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है जी। ये जो हेडिंग है एक्सरसाइज 1 की, ये है जी आर्टिकुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये मैं ये थ्योरी इसकी डिस्कस करके ना मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ अभी। अच्छा देखें, बेसिकली ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट ये राइट साइड पे है, ठीक है, दो बैलेंस शीट बनी हुई है। ये जो बैलेंस शीट है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब मैं आपको ट्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, और ये है जी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और इसमें फाइनेंस के भी कुछ एरियाज में डिस्कस करूंगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये डेट दी हुई है 31 दिसंबर को, ये जनवरी 1 को आप कह लें, ये 2005 की है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। अच्छा, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें चेंजेस क्या हुई हैं? ये चेंजेस एक्सप्लेन होती है 3 स्टेटमेंट से, कैश फ्लो से, इनकम स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग से। दोबारा सुनिएगा, बैलेंस शीट ओपनिंग और बैलेंस शीट क्लोजिंग में जो नंबर्स तब्दील हो रहे हैं, इन नंबर्स को एक्सप्लेन कर रहा, इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन करती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है इज ए स्नैपशॉट, इज ए स्नैपशॉट, स्नैपशॉट, ये भी एक स्नैपशॉट है। और इसीलिए बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है एज ऑन, यहां लिखते हैं एज ऑन, लेकिन कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखा होता है फॉर द पीरियड एंड फॉर द पीरियड एंडेड। ये उस पीरियड के लिए है, क्योंकि इसने इन तीनों स्टेटमेंट्स ने बैलेंस शीट में जो चेंजेस है उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब कैसे? अब ये जो ओपनिंग कैश है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिपोर्ट था, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, रिपोर्ट हुआ, देखिए ये मैं इसको करता हूं, देखिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में गया, ये मैंने ये डॉट्स बनाए हुए हैं ना, ये जो सिंबल्स बनाए हुए हैं, ये सिंबल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप। देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, और ये जो ये स्क्वायर है ये फिर जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो गया। तो इस कैश में अगर ये 100 था और इस कैश में अगर ये 150 था, ठीक है, अगर ये 150 था, तो ये जो 50 की चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्लियर है जी? ओके, अब आप आ जाए जरा इधर, ये जो रिटेन अर्निंग है ये यहां पे रिपोर्ट हुई है, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिपोर्ट होगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेट इनकम ऐड होगी जो कि इनकम स्टेटमेंट से रिपोर्ट होके यहाँ पे आई है, और उसमें ऐड होके क्लोजिंग रिपोर्ट होगी जाके बैलेंस शीट में ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है, कि मैंने बहुत बेसिक रिलेशनशिप बनाया है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आएंगी, ये तीन स्टेटमेंट जो बीच में दी हुई हैं, ये इन तीनों को एक्सप्लेन कर रही हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं। इसीलिए आप देखेंगे, मैंने कल आपसे कहा था कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ये एक ही पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं, अपना काम खत्म करके ये क्लोज हो जाते हैं, और सारा का सारा मैटर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके एसेट्स और लायबिलिटीज में अपने आप को बिल्ड करवा के क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी तीन स्टेटमेंट हैं, इसीलिए सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स कहलाती हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स मतलब कैश की परफॉर्मेंस क्या रही, इनकम स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही, और ये तो इक्विटी, तो चेंजेस इन इक्विटी शो कर रही है ना, बेसिकली वही परफॉर्मेंस ही है ना। जबकि बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट कहलाती है, और इनका नाम भी आपको मैंने कल बताया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये है जी आर्टिकुलेशन का कॉन्सेप्ट जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां न्यूमेरिकली हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि ताकि ये जो आपस में जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके दरमियान जो वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, ये आपको पता हो। अच्छा, अब ये है क्या सवाल, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये प्रॉफिट एंड लॉस पोर्शन है। ठीक है, इसमें रेवेन्यूज और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, और नेट मैंने बड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज बनाया हुआ है। ठीक है, जो दरमियान वाला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है, उसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, नेट इनकम दी हुई है, और सब टोटल आगे डिविडेंड माइनस होके रिटेन अर्निंग क्लोजिंग आ गई, और वो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग फिर देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में रिपोर्ट हो रही है। ठीक है, आपको 3 साल दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन अक्सर जो बॉक्सेस हैं वो खाली हैं। हमने बॉक्सेस फिल करने हैं, कैलकुलेट करने हैं और समझने हैं कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है। कोई ऐसा साथी है जिसको ये सवाल ही समझ में नहीं आया कि हमने करना क्या है? सर मुझे एक दफा दोबारा बता दें। बेटा, हमने करना ये है कि जो फिगर्स लिखी हुई है ना, जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, उन नंबर्स को इस्तेमाल करके जो खाने खाली है ना वो भरने हैं। अच्छा, ठीक है, आसान अल्फाज में तो यही है ना। और हमने ये रिलेशनशिप यूज करना है जो हमने अभी समझा था कि रेवेन्यूज कहाँ ट्रांसफर होंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होंगे, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस इक्विटी और ये एसेट्स और इनमें ट्रांसफर होगा। तो चले जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और हमने ये क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, क्योंकि आज सुबह से मैंने ये 6 के 6 सवाल करवाने थे, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। विल मेक श्योर कि हम आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फिर हम इंशाल्लाह। जी काइंडली आप इसको, ये जो आपने यहाँ से जो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है, इसके बाद आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये तीन जो चीज़ आपने बताई स्टेटमेंट है, ये हमें इसका डिफरेंस बताती है। सर यहाँ से थोड़ा दोबारा आप आगे चलेंगे, काइंडली क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम खराब हो गया। अच्छा, चले मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है ना, अब जरा इसको समझिएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यूज तब्दील हो रही होती हैं, ये वैल्यूज का जो डिफरेंस है ये एक्सप्लेन होता है ये तीन स्टेटमेंट में। कैश फ्लो में कैश का बैलेंस, जो है कैश इज ए मेजर जो एसेट है, वो उसमें कैश फ्लो के अंदर आपको पता है 3 एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज में से कैश जनरेट होता है। तो ये वाला जो कैश है, ये क्लोजिंग कैश यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश हम यहाँ लेते हैं। इंशाल्लाह हम कैश फ्लो जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको कैलकुलेट करने का, हमारे सिलेबस में है कैश फ्लो। ठीक है, लेकिन आपने चूंकि अर्ली स्टडीज में कैश फ्लो पढ़ा होगा,
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है कि ओपनिंग कैश रिपोर्ट होता है, उसमें तीनों एक्टिविटी से जो कैश जनरेट होता है वो ऐड होता है, तो क्लोजिंग कैश कंप्यूट होता है, वो क्लोजिंग कैश फिर बैलेंस शीट में क्लोजिंग में रिपोर्ट होता है। इस तरीके से रिटेन अर्निंग में यहाँ पे रिटेन अर्निंग ओपनिंग रिपोर्ट होगी। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग क्या होती है, वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू नेट इनकम जाके डिविडेंड माइनस होके और वो जाके फिर क्लोजिंग में रिपोर्ट होती है। तो ये छोटा सा एक रिलेशनशिप है जो इन चारों स्टेटमेंट्स के दरमियान एक डिफाइंड है। ये चारों स्टेटमेंट अलग नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट एक ही पैकेज है पूरा, इज ए बंच, ठीक है। और ये इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मींस रिलेशनशिप इनके दरमियान बड़ा स्ट्रांग है। एक्चुअली ये एक ही चीज की फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये न्यूमेरिकल जरा हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। अच्छा, सबको समझ में आ गया कि सवाल क्या है, करना क्या है? चलिए जी, अब मैं बेटा 1 बाय 1 जो है ना वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आपने मुझसे पूछनी है जी। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा देखिए मैं शुरू करूंगा यहां से। ये 3 लाख टोटल होता है एस टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी का, ठीक है। लेकिन हमें टोटल एसेट्स नहीं पता, तो ये तो पता है ना भाई दोनों बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 लाख इधर ही आ जाएगा सेम, ये 3 लाख आ गया, ठीक है जी। भाई ये 3 लाख हमें नहीं दिया हुआ था ना एसेट वाला, लेकिन हमें ये पता है कि लायबिलिटीज और इक्विटी का टोटल भी 3 लाख है, तो एसेट भी 3 लाख के होंगे, ठीक है जी। जब एसेट 3 लाख के हैं और एसेट 3 है जिसमें से 2 हमें दिए हुए हैं, तीसरा निकाल लेंगे हम। यस सर, 60 कितना है? 70,000 सर 70,000 70,000 ले जी, ये भी आ गया। अच्छा, हमें ये पता है कि एसेट्स हमें पता है और ये हमें पता है, तो हम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है। और इक्विटी हमें दिया हुआ है और एसेट दिए हुए हैं। भाई इक्विटी दिया हुआ है ना, देखिए 238 इक्विटी दिया हुआ है, तो एसेट्स में से इक्विटी को माइनस कर दें तो लायबिलिटी आ जाएगी। जी सर। यस सर, कितनी आ जाएगी? 62,000 62। ये 62 दो चीजों का सम है, एक दी हुई है एक नहीं दी हुई। 60,000 सर। 60,000। अच्छा चलें अब आ जाएं। शेयर होल्डर इक्विटी का टोटल है 238 और ये 2 आइटम पे मुश्तमिल है, 228 और रिटेन अर्निंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग? 10,000 रिटेन अर्निंग। 10,000 ये 10,000 रिटेन अर्निंग कहां से आया होगा? क्लोजिंग बैलेंस से आया होगा रिटेन अर्निंग के, ऐसे ही है जी। एग्जैक्टली सर। ये लिख दिया 10,000। सर एक मिनट, ये बताएं 10,000 कहाँ से आया? ये बेटा 238 टोटल है ना जी, ठीक है, और ये दो चीजों का सम है 228, ठीक है। तो जब टोटल 238 हमें मालूम है और एक आइटम पता है तो अगला आइटम माइनस करके निकाल लेंगे। ओके ओके, मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत आसान है। अच्छा, जब ये 10,000 हमें पता लग गया रिटेन अर्निंग का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट हुआ होगा ना यहाँ पे ये। यस सर। तो क्लोजिंग बैलेंस हमें 10,000 पता लग गया। अच्छा, इस साल की ये चूंकि ये जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है ना ओपनिंग रिटेन अर्निंग, इट मींस कंपनी का ये पहला साल है, इट इज द फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर है तो कंपनी की इनकम ओपनिंग जीरो थी रिटेन अर्निंग, और दोनों का सम 25 है, तो नेट इनकम कितनी होगी? 15। नहीं यार, ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो है, सब टोटल यानी नेट इनकम प्लस ओपनिंग 25 है, तो नेट इनकम कितनी होगी? 25 होगी। और क्लोजिंग कितनी है रिटेन अर्निंग? 10,000। डिविडेंड कितना पे किया होगा आपने? डिविडेंड कितना पे किया होगा? 15,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा अब आ जाए ऊपर, आप ऊपर आ जाए। इसकी समझ नहीं आई, कर ली जरा दोबारा। किसकी 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 किसकी? सर ये डिविडेंड और जो ये 25,000 देखें, चले मैं इसको कंट्रोल सी कर दूं।
ये क्लोजिंग 10,000 समझ में आ गया था कहाँ से आया? यस सर। ओके अच्छा, चूंकि कंपनी का पहला साल है, ये 0 लिखा हुआ है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग 0 कब होती है? कंपनी का पहला साल होता है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम, आंसर आएगा 25,000। ये गिवन है आपको, तो इनकम कितनी होगी? 25 होगी, तभी तो 25,000 टोटल आया है। अच्छा, क्लोजिंग रिटेनिंग 10,000 है, तो कितना डिविडेंड पे किया आपने? 15,000 पे किया। ओके, अब आप ऊपर आ जाएं। आपको पता लग गया कि नेट इनकम कितनी है? 25,000। ये पता लग गया आपको नेट इनकम 25,000। ये नेट इनकम कैसे कंप्यूट होती है? रेवेन्यू में से रेवेन्यू में एक्सपेंसेस माइनस किए, 2 एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, तो टोटल रेवेन्यूज थे 1 लाख। नेट इनकम कितनी है? 20,000 सर। तो एक्सपेंस कितने होंगे? 75,000। 2 एक्सपेंसेस का सम है, एक एक्सपेंस 5, अगला कितना है? 70,000। चलो जी, आपने पहला तो फिल कर लिया, ठीक है जी। ग्रेट सर। चलें, अब अगले सवाल दोनों करेंगे या मैं करवा दूं? आप करवाएं। मैं करवा, चले मैं करवाया। चलें, मेथड ही बता सर दो नहीं, बस। ये हम कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। सर बस मेथड बता दे किस तरह होना है। मेथड करवा दे सर, करवा दे सर। ओ मेरी बात हो जाएगा। प्लीज प्लीज, मुझे बोलते रहना है, खुद नहीं कुछ करना है। मैं करवा देता हूँ, लेकिन प्लीज वो मेथड वाले भाई जो पूछ रहे हैं ना, मेथड मैंने कौन सा आपको बता दो दिया कि मेथड यही है। जो मिसिंग फिगर्स हैं, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करें, वैल्यूज कंप्यूट हो, तो चले मैं करवाता हूँ आपको। चले जी, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्रैक्टिस के लिए दे दें, ये तो बेहतर नहीं, हमारी भी जाए। ये प्रैक्टिस के लिए 2004 है ना, वो कर लेंगे हम सर। ये चले दरमियानी हिस्सा निकाल लेते हैं, मैं 3 का मतलब 4 आप कर लीजिएगा, ठीक है जी सर, ये ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। चले पहले इसी तरीके से लें जो हमने शुरू किया था। ये 3 लाख था, तो ये 3 लाख बराबर है। अब यहाँ पे ये हमें 289 गिवन है, तो ये इक्विटी भी 289 हो जाएगी टोटल, ठीक है? यस सर। यस सर, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें लायबिलिटी गिवन है, तो इक्विटी निकाल लेंगे सर। 258। ये 2 चीजों का सम है। यस सर। निकाल लेंगे, मेहनत कर 228। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ पे 31 है, तो ये कितना होगा? 30,000। ये 30 होगा। ओके, ये 289 है, ये 289 है, तो ये कितना कैश कितना होगा? कैश निकालें। 59 जी 59 वेरी गुड, 59। ओके, कंप्लीट हो गया जी। ये रिटेन अर्निंग सर ऊपर आ जाएंगे। इंटरेस्ट। हाँ जी। अच्छा, अब आ जाए रिटेन अर्निंग क्लोजिंग। क्लोजिंग कितनी रिटेन अर्निंग? 30। ये 30 गिवन है। ओके, ये 30 कहाँ पे गिवन है? ये नीचे देखें, ये 30 क्लोजिंग रिपोर्ट किया होगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके, अच्छा, ओपनिंग आपको पिछले साल का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ऐसे ही है। ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना होगा? 50,000। डिविडेंड कितना हो जाएगा? 20,000। अच्छा, अब मुझे बताएं टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 120। तो रेवेन्यू कितना होगा? 160। ये ले जी, 2-3 मैंने करवा दिए, अब 4 आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिस को डाली थी ताकि आपको एक दफा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान रिलेशनशिप का आइडिया हो जाए और कुछ लोगों के जो पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज वो हो जाए। ठीक है, हालांकि ये हमारे इस तरह का सवाल एग्जाम में शायद नादिर ही पूछे कभी, बल्कि नहीं पूछे इस लेवल पे। तो ये जो FFA लेवल की चीजें पूछ ले तो बेहतर है। नहीं पूछेंगे भाई, ICA में आप बड़े हो जाए आप। अब आप yes, बड़े, अब आप प्रोफेशनल्स हैं। यू आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी a number cruncher, we are expecting you to be a pilot of the company. You are here to run the business, you are not here to calculate 1 and 1 plus 1. yes, you are इंस्टीट्यूट बनाएगा कि टीचर बनाएगा? ये पेपर इंस्टीट्यूट बनाएगा कि टीचर बनाएगा? इंस्टीट्यूट बनाएगा। ICMA पाकिस्तान बनाएगा। हमें भी नहीं पता होगा किसने बनाया है। बनाएगा तो इंसान ही ना।
जी इंसान ही बनाए। तो ये रिलेवेंट बुक आप suggest करें? अल्लाह मुल्क तो नहीं बनाएगी ना सर। ओ ये बात सुनो, बस ठीक, क्लोज होगी बात, ठीक है आगे चलते हैं। यस सर सर। रिलेवेंट बुक आप कोई सजेस्ट करते हैं इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए? ये कौन है भाई? हु आर खालिद ये? व्हाट इज योर नेम प्लीज? खालिद सईद। खालिद सईद साहब, इज इट योर फर्स्ट डे इन द क्लास? नहीं सर, सेकंड डे। सर रेलेवेंट बुक का मैंने आपसे बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। रेलेवेंट बुक सर मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको सारे नोट्स खुद दूंगा, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। शेयर्ड फोल्डर में जाएं आप, जाके जो चीजें हैं वो देखें, उसमें जो जो कंटेंट्स चाहिए होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शेयर फोल्डर में ऑलरेडी मैंने मटेरियल अपलोड किया हुआ है, वो प्लीज जाके इसको देखें। ठीक है सर, द मटेरियल इनफ है वही जो आपने शेयर किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब तक 6 सेशंस तक तो रहा है, अब देखें इस सेशन में भी अपडेट ही रहेगा इंशाल्लाह। देखिए सर, हम तो अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं ना जी, बाकी जी तो जी खैर माली का काम सिर्फ पानी देना होता है, फल फूल लगाना तो रब का काम होता है। हम तो अपना अपना काम हम करेंगे, पूरा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह सिंसियरली करेंगे। बाकी जो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, दुआ किया करें, वालिदैन की भी दुआ लिया करें हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है। जब पेपर वाले दिन घर से निकलिएगा ना तो वालिदैन की दुआ लेके निकलिएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंशाल्लाह सर, जरूर। ठीक है सर। डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल टेक द रेगुलर क्लासेस, इंशाल्लाह चीजें कवर हो जाएंगी। और सर ये हमारा कोर्स किस अटेम्प्ट तक खत्म हो जाएगा? सॉरी, ये हमारा कोर्स जब हम चल रहे हैं ना, क्लासेस ले रहे हैं, जी तो जी ये किस अटेम्प्ट तक हम खत्म कर सकते हैं? सर इसी टाइम में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 3 महीने में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, 3-3.25 महीने में। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, क्योंकि सर देखिए ना, हमारी वीकली 5 क्लासेस हैं और 20 क्लासेस हमारी हो जाएंगी एक महीने की, और 60 क्लासेस है, तो 3 महीने में 60 क्लासेस हो जाएंगी इंशाल्लाह हमारी। तो अगर आप हाँ जी 3 महीने में, अगर आप ईद त्योहार को निकाल दें तो 3.25 महीना 3.5 महीने में इंशाल्लाह कोर्स कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम 4 मंथ्स है, लेकिन 4 मंथ तक नहीं जाएगा, 3.5 तक मैक्सिमम जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। एनी अदर क्वेरी? सर आपके कोई YouTube पे लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकते हैं, मतलब ऑलरेडी जो आपने क्लास में वगैरह? नहीं, क्लास के तो खैर नहीं है, लेकिन YouTube पे मेरे बेसिक वीडियोस हैं, मैंने आपको शायद बताया था कि मेरा YouTube चैनल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन उसमें अभी मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास असाइनमेंट्स हैं इस दफ़ा, तो आई एम नॉट बी एबल टू गेट एनी टाइम टू रन दैट यूट्यूब चैनल। लेकिन जो बेसिक चैनल जो वीडियोस हैं वो जाके आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, मैंने खैर आपको बताया भी था कि है। हाँ जी, ये मेरे नाम से चैनल है एक, लेकिन कल भी नहीं ओपन हो रहा था, पता नहीं क्यों। बरल और कोई सवाल इसके अलावा है जी तो पूछे। ये जो आपने एक्सरसाइज ये इक्विटी का बताना था आपने जी, इक्विटी का बताना था सर। इक्विटी बताएंगे इंशाल्लाह, वो बताओ। ये जी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो मे बी आपको, अगर आपको हेल्पफुल हो, जो रेलेवेंट लगे वो आप देख सकते हैं। जी जी जरूर सर। माशाल्लाह सर। सब्सक्राइब भी कर देना यार सारे के। इंशाल्लाह जरूर सर, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बढ़ तो नहीं रहे, 398 कितने अरसे से हैं यार, कोई बढ़ तो नहीं रहेगी। सर प्रॉफिट शेयर करेंगे कि नहीं? ये मैंने आज किया, पहले 397। प्रॉफिट पर्पस के लिए तो मैंने ये बनाया नहीं है जी, तो दुआएं इंशाल्लाह देंगे आपको। नहीं तो मुझे बताओगे कि प्रॉफिट के लिए मैंने बनाया यार, प्रॉफिट के लिए बनाया, प्रॉफिट के लिए। इसमें से क्या प्रॉफिट आना है यार, इसमें पहले अकाउंटिंग का स्टूडेंट है ना, इसलिए उसने प्रॉफिट को पहले रखा है, आपने इसको पायलट बना दिया। हर चीज को पैसे में तोलते हैं। जी सर, ऐसे अल्ट्रा लेजेंड। मेरे सामने जरा आना, किसी में बताऊंगा इस डिटेल। दुआ करें सर फिजिकल क्लासेस हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूर, मैं तो दुआ कर रहा हूँ डेली, अपनी वालदा से कहता हूँ अम्मी जी क्लासेस खुल जाए ताकि हम जाके कुछ सही तरीके से पढ़ाएं, यहाँ तो मजा ही नहीं था पढ़ाने का।
बिल्कुल सर, यकीन करें कोई मजा नहीं आता, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो सीख ही जाए। जी जी इंशाल्लाह। सर हम सर आप किस सिटी के कैंपस में पढ़ाते हैं? अच्छा लग रहा है मैं लाहौर है जी। लाहौर है। अगर क्लासेस ओपन होती हैं तो फिर हमारा तो लॉस होगा ना, जो आउट ऑफ नहीं सिटी है, नहीं मतलब यार, दिल्ली मेरी बात सुनो, दे रहे मैं हैं। अकेला तो नहीं हूँ ना टीचर यहाँ पे यार, हर कैंपस में हमारे प्रोफेशनल टीचर मौजूद हैं यार, क्या बात कर। मैं तो जुम्मा 8 दिन 4 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन बाकी अरे 15 20 सालों से लोग पढ़ा रहे हैं यार, ऐसी बात। मेरे उस्ताद पढ़ा रहे हैं कराची में, मेरे इस्लामाबाद में मेरे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, देयर आर माय टीचर्स, और इवन सर के हम मेरे उस्तादों के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात ना। सर अगर फिजिकल होती है तो आपकी टाइमिंग क्या होगी, मॉर्निंग या इवनिंग? नहीं, मेरी इवनिंग ही होगी बेटा, 5 से 7:30, सॉरी 5:30 से 7 बजे तक शाम में। ओके। सर आप इवनिंग में क्लासेस लेते हैं या आईसीएम में जी जी लाहौर में? जी इवनिंग इवनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं परमानेंट हूँ ना जी एक जगह पे। अच्छा अच्छा। हाँ सर जी आपने जो भी ये प्रैक्टिस करवाई है, ये आपका शेयर पोर्टल में है? मैं अभी रख देता हूँ, क्लास के फौरन बाद रख देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा बेटा, ऐसा है कि मैं अब क्लास क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अब रोज़ा भी है और इतना 1.5 घंटा मुसलसल बोलना ज़रा होता है। अब 1-2 क्वेश्चंस और हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसको कल आप कंप्लीट करके ले आइएगा, इंशाल्लाह वील मीट टुमारो। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर, बाकी शीट रख दीजिएगा सर उधर। जी यासीन साहब, मैं रख दूंगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। यार सर के चैनल का ना लिंक मुझे सेंड करना, ये ग्रुप में सेंड कर दे। नाजिम भाई। जी भाई। नाजिम भाई, डिस्कस कर सके कि कोई भी रेलिवेंट टॉपिक या कुछ भी काम हो। क्या कह रहे हैं आप?